अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है 7.8 डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अच्छा, ये जो आज वाले दोनों टॉपिक है 7.8 और 7.9, तो ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ये जो है वो दोनों शॉर्ट या एमसीक्यू के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो पेयरिंग स्कीम जो है वो आपने लाजमी चेक कर लेनी है कि इस चैप्टर में से जो है वो कितने शॉर्ट आने हैं या कितने एमसीक्यू आने हैं। अच्छा, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स इज द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस। मिसाल के तौर पर अगर कुछ शार्प एजेस जो है वो आते हैं तो वेव जो है वो वहां से बेंड हो जाएगी, कार्नर से जो है वो बेंड हो जाएगी, और कार्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स। तो वहां से जो है वो जहां पर जो है वो कोई कॉर्नर या एजेस आएंगे तो वहां पर वेव जो है वो बेंड हो जाएंगी। ऑब्स्टेकल्स आर द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स बियॉन्ड ए बैरियर, या एक बैरियर है उससे आगे जो है वो गुजरने के बाद वेव जो है वो फैल जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी। इट अकर्स व्हेन अ वेव encounters a physical barrier or an opening, a slit that is comparable in size to the wavelength of the wave। तो ये जो है वो कब होता है कि जब जो है वो रास्ते में कोई बैरियर आ जाता है, या रास्ते में जो है वो कोई स्लिट वगैरह आ जाती है, या नीचे जो है वो डायग्राम से आप जो है वो इसको देखें। मिसाल के तौर पर ये जो है वो यहाँ से जो वेव्स आ रही हैं तो यहाँ पर जो है वो एक स्लिट है, कि यहाँ पर जो है वो एक सुराख है, यहाँ से जो है वो वेव जो है वो गुजरती जा रही हैं। तो वहां से जो है वो उस स्लिट में से गुजरने के बाद जो है वो वेव जो है वो बेंड हो गई हैं। वो जो है वो पहले सीधी थी, अब जो है वो वहां से जो है वो बेंड हो गई हैं, बेंट। अच्छा जी, द लॉन्गर द वेवलेंथ द ग्रेटर द स्प्रेडिंग एंड वाइस वर्सा। तो जितनी जो है वो अब वेवलेंथ क्या होता है, दो कंजेक्टिव क्रस्ट या दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो है वो फासला। आप समझे कि ये जो है वो दो कंजेक्टिव ट्रफ्स हैं या ये जो है वो क्रस्ट हैं, तो इनके दरमियान जो फासला जो है वो उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो अगर हम यहाँ से बात करें इनके दरमियान जो है वो जितनी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी, जितना इनके दरमियान जो है वो फासला ज्यादा होगा, उतनी ही जो है वो बेंडिंग या स्प्रेडिंग जो है वो ज्यादा होगी, उतनी ही स्प्रेडिंग या बेंडिंग जो है वो ज्यादा होगी। और अगर इनकी दरमियान जो है वो, ये तो बिल्कुल खैर दोनों एक ही जैसी बनाई गई हैं, दोनों की वेवलेंथ सेम ही है। तो अगर कोई ऐसी वेव्स होंगी जिनके दरमियान जो है वो जिनकी वेवलेंथ कम होगी, तो उनकी जो है वो स्प्रेडिंग या बेंडिंग जो है वो भी कम होगी। अच्छा जी, वही बात यहाँ पर बताई गई है, द लॉन्गर द वेवलेंथ द ग्रेटर द स्प्रेडिंग। तो जितनी ज्यादा जो है वो वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा ही जो है वो स्प्रेडिंग होगी, एंड वाइस वर्सा। अच्छा जी, डायफ्रैक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ वेव्स इंक्लूडिंग वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, यहाँ से जो है वो डायफ्रैक्शन की जो है वो स्टेटमेंट आ सकती है कि डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स क्या होती है, उसकी आपने जो है वो डेफिनेशन वगैरह लिखनी है। फिर ये वाला जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, द लॉन्गर द वेवलेंथ द ग्रेटर द स्प्रेडिंग। तो जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी ही जो है वो स्प्रेडिंग भी ज्यादा होगी। तो इस तरह का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये जो है वो ये किस तरह की टाइप ऑफ वेव में जो है वो ये एक्सपीरियंस की जा सकते हैं, तो उसमें जो है वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सम एग्जांपल जो है वो इसकी लिखी हुई है, ये वाली दो। हीरिंग ऑफ साउंड, जो ही साउंड जो है वो डोर्स में से गुजरने के बाद जो है वो एजिस से और कॉर्नर से जो है वो वहां से जो है वो स्प्रेड या बैंड वगैरह होकर गुजरती है। अच्छा, डायफ्रैक्शन इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ वेव बिहेवियर एंड हैज मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड्स। तो डायफ्रैक्शन जो है वो वेव का जो है वो एक अहम ही एस्पेक्ट है, और ये जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो वहां पर एग्जिस्ट करता है। मिसाल देखे ना, अब एक वेव है, उसने जब यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है तो रास्ते में बैरियर्स तो आएंगे। तो जब बैरियर्स आएंगे तो वहां से फिर जो है वो स्प्रेडिंग वगैरह होगी। अच्छा, ये आगे जो है वो रिपल टैंक है, ये 10th के अंदर तो ये जो है वो पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है वो कंसिडर किया जाता था। तो लेकिन यहाँ पर जो है वो ये यहाँ पर भी जो है वो सिर्फ शॉर्ट या एमसीक्यू के हवाले से ये अहम है कि एक जो है वो फिगर यहाँ पर दिखाई गई है। फिगर शोज अ रिपल टैंक। इट इज़ अ वेरी यूजफुल apparatus नॉट ओनली टू जनरेट वाटर वेव्स बट आल्सो टू डेमोन्स्ट्रेट वेव प्रॉपर्टीज। इस ये जो सारा प्रोसेस है, इसके जरिए से जो है वो हम वेव की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कैसे वहां पर जो है वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन वगैरह हो रही है। तो चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ डिफ्रैक्शन को जो है वो टच कर रहा है, तो हम यहाँ पर जो है वो सिर्फ डिफ्रैक्शन को ही जो है वो टच करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है वो एक टेबल है, उसके ऊपर जो है वो एक शीट रखी हुई है, उसके अंदर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें जो है वो एक मोटर, या जिसको ये वाइब्रेटर लिखा हुआ है, ये एक जो है वो मोटर वगैरह लगी हुई है।
साथ एक स्टैंड है, उसके ऊपर जो है वो लैंप लगी हुई है, ये टेबल की लेग्स वगैरह हैं, तो नीचे जो है वो एक शीट रखी हुई है, ऊपर ये लैंप। ये बच्चे अक्सर पहले दौर में एक किताब होती थी, ज़रात, या उसको ड्राइंग की एक बुक होती थी, उसमें भी ऐसे ही होता था कि बच्चे जो है वो एक शक्ल बनी हुई थी, उसके ऊपर सिर्फ पेंसिल वगैरह फेरते थे, और उसके ऊपर लाइट लगी होती थी, तो वो नीचे जो है वो नीचे वाली साइड पर भी जो है वो वैसे ही छप जाती थी। तो ये एक तरह से जो है वो वही काम यहाँ पर भी हो रहा है कि एक लैंप लगी हुई है, तो यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो जो है वो नीचे इस शीट के वाइट स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो होगा कि वेव जो जनरेट हुई है वो जो है वो किस तरह की जनरेट हुई है। अच्छा, इसमें जो है वो रिपल टैंक कंटेन्स वाटर है, उसमें वाइब्रेटर है, ये जो है वो घूमता है, फिर मोटराइज्ड ओसिलेटिंग नीडल है, ऑब्स्टेकल्स हैं, स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक और सेमी कंडक्टर बैरियर, इसके अंदर जो है वो बैरियर लगे हुए हैं, जो वहां से जो है वो स्प्रेडिंग या बेंडिंग वगैरह जो है वो होती है। एंड गैप विड्थ ऑफ डिफरेंट साइजेस, तो वहां पर जो है वो गैप्स जो रखे हुए हैं, जो इस डायग्राम में हम आगे भी डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये जो है वो गैप विड्थ इफेक्ट करती है बेंडिंग को। अच्छा, इट क्रिएट्स अ सीरीज ऑफ concentric circles और पैरेलल वेव्स यूजिंग द वाइब्रेटर। तो जब मोटर जो है वो चलती है, अब साफ ज़ाहिर है कि मोटर का जो है वो नीचे वाला किनारा जो है वो थोड़ा सा जो है वो पानी के अंदर डिप किया हुआ है, तो मोटर के चलने से जो वाइब्रेशन या जो थरथराहट होगी, तो उससे जो है वो वेव्स वगैरह प्रोड्यूस होंगी। तो वो जब वेव्स जहाँ से प्रोड्यूस होकर जब आगे की जानब जो है वो मूवमेंट करेंगी, तो वहां पर ऑब्स्टेकल आएगी, वहां से जो है वो डायफ्रैक्शन होगी। एन ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड फॉर क्रिएटिंग अ गैप विद स्पेसिफिक विड्थ, तो आगे जो है वो ऑब्स्टेकल्स लगी होती हैं। तो एक्सपीरियंस में कैन बी रिपीटेड विद डिफरेंट गैप विड्स, तो वहाँ इस एक्सपीरियंस को जो है वो डिफरेंट गैप विड्स के साथ जो है वो आप इसको देख सकते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन द गैप विड्थ इज स्मॉल कंपेयर टू द वेवलेंथ, डायफ्रैक्शन इज सिग्निफिकेंट एंड द वेव्स बेंड अराउंड द ऑब्स्टेकल्स। इसको जो है वो यहाँ पर देखें। वो कह रहे हैं, ये देखें, ये जो है वो एक वेव्स जो पानी के अंदर जनरेट हुई हैं, उन्होंने जो है वो ऐसे ट्रेवल करना था, तो आगे जो है वो एक स्लिट आ गई है, एक गैप आ गया है। तो गैप से गुजरने के बाद अब वेव की जो है वो जो स्प्रेडिंग हुई है वो इस फॉर्म में जो है वो हमको दिखाई गई है। इसी तरह यहाँ से भी जो है वो वेव्स आ रही थी, तो यहाँ पर भी जो है वो एक गैप और उसके आगे जो है वो स्प्रेडिंग हमको दिखाई गई है। अब यहाँ पर गैप है कम, सुराख जो है वो छोटा है, यहाँ पर गैप है कम। तो जब गैप कम है तो वहां पर डायफ्रैक्शन ज्यादा होगी, यानी वहां पर बेंडिंग या स्प्रेडिंग जो है वो ज्यादा होगी, बेंडिंग या स्प्रेडिंग। यहाँ पर जो है वो सुराख बड़ा है, यहाँ से जो वेव्स इन साइड से आ रही हैं, तो वहां पर जो है वो डायफ्रैक्शन कम होगी। ये भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो है वो एमसीक्यू है। यहाँ पर यही जो है वो बात बताई गई है, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन द गैप विड्थ इज स्मॉल, जहां पर गैप की विड्थ जो है वो स्मॉल है, तो कंपेयर टू द वेवलेंथ, तो डायफ्रैक्शन इज सिग्निफिकेंट, तो वहां पर डायफ्रैक्शन जो है वो ज्यादा होती है। एंड द वेव्स बेंड अराउंड द ऑब्स्टेकल्स, और वहां पर वेव जो है वो ऑब्स्टेकल के क्रॉस जो है वो ज्यादा बेंड होती हैं, क्रिएटिंग अ सेमी सर्कुलर पैटर्न। एज द गैप विड्थ इंक्रीजेस, तो जहां पर जो है वो गैप बढ़ जाता है रिलेटिव टू वेवलेंथ, डायफ्रैक्शन डिक्रीजेस, वहां पर बेंडिंग या स्प्रेडिंग जो है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड द वेव्स पास थ्रू द गैप विद लेस बेंडिंग, और फिर उस गैप से गुजरने के बाद जो है वो वहां पर बेंडिंग जो है वो लेस होती है। दिस एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट्स द क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ गैप विड्थ ऑन डायफ्रैक्टर इन ए रिपल टैंक। तो यही वो बात कर रहे हैं कि वहां पर जो है वो मुख्तलिफ गैप विड्थ की चीजें जो है वो रखी गई हैं, और फिर जो है वो डायफ्रैक्शन को एक्सपीरियंस किया गया है। अगला जो टॉपिक है बीट्स, ये भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये भी जो है वो एक शॉर्ट है। अच्छा, इसकी भी यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन वगैरह दी गई है, लेकिन हम जो है वो इसको आगे पहले इसको जो है वो डायग्राम से समझते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें तो जब वो दो वेव जो है वो आपस में सुपरपोज होती हैं, आपस में मिलती हैं, तो हमने हमेशा ये देखा था कि जहां पर दो वेव्स के मिलने से उनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं, जिस पॉइंट पर वो मिलती हैं, अगर वहां पर एक की क्रस्ट है और दूसरे की भी क्रस्ट है, तो उनका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। और अगर एक की क्रस्ट है दूसरे की ट्रफ है, तो वहां पर जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, पहले जितनी भी हमने चीजें देखी वो हमने देखा जी, स्टेशनरी वेव्स वो एक स्ट्रेचड स्ट्रिंग में थी, फिर एयर कॉलम में थी। तो वहां पर जो क्या सीन था कि फ्रीक्वेंसी सेम थी, डायरेक्शन जो है वो उनमें अपोजिट थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो डायरेक्शन है वो हमारी सेम है, डायरेक्शन हमारी सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज्ड है, उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा फर्क है। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास पहली वेव है,
F1 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 32 हर्ट्ज। जो हमारे पास F2 है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 हर्ट्ज, यानी उससे थोड़ी सी कम है। अब आपने भी देखा होगा, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो है वो एक हैंड फ्री है, या आपने दो ऐसी चीजें लगाई हुई हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है, तो आपको जो है वो आवाज, अगर आपने हैंड फ्री वगैरह या स्पीकर्स वगैरह लगाए हुए हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा जो है वो फर्क है, तो आपको आवाज जो है वो ठीक तरीके से नहीं आएगी। और अगर उनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो 10 से बढ़ जाता है, फिर तो जो है वो आपको बिल्कुल ही कुछ भी समझ नहीं आएगी। अच्छा, अभी इनके अंदर जो है वो सिर्फ थोड़ा सा फर्क है फ्रीक्वेंसीज में, इसकी 32 है इसकी 30 है, लेकिन फिर भी इसका मतलब है कि फिर भी अगर हम ये कहें कि हमको एग्जैक्ट ऐसा ही लगे कि जैसे जो है वो एक ही चीज चल रही है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। उनके अंदर जो है वो थोड़ा सा फर्क है। अब उस फर्क के होने की वजह से क्या होगा, ये जो फर्क है इनके अंदर, इस फर्क के होने की वजह से क्या होता है, मिसाल के तौर पर आप इस पॉइंट पर देखें, ये जो पहली वेव है इसकी वहां पर क्रस्ट है, जो दूसरी है उसकी भी वहां पर क्रस्ट है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पर इसकी क्या है क्रस्ट, उसकी क्या है ट्रफ, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पर भी इसकी क्रस्ट है उसकी भी क्रस्ट है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो जब इस तरह का सिनेरियो होगा कि जब हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनकी जो है वो फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास एक ऐसी जो है वो आवाज की एक ऐसी सीरीज पैदा होगी जिसमें कभी जो है वो लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी, यानी जो आवाज की शिद्दत है, कभी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, हमको जो है वो तेज सुनाई देगा, और कभी जो है वो वहां पर उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो हो जाएगा, वहां पर लाउडनेस बहुत ही कम हो जाएगी, फिर जो है वो लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी। जितना इन दोनों के अंदर डिफरेंस होगा, मिसाल के तौर पर 32 में से 30 निकाला तो कितना बचता है, 2। तो जितना इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होगा, उतनी ही जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट्स हमको वेव फॉर्म के अंदर मिलेंगे। अब यहाँ पर इनके दरमियान 2 का डिफरेंस था, तो हमको ये जो हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म है उसमें 2 जगह पर हमको जो है वो लाउडनेस मिली है, और एक जगह पर जो है वो लाउडनेस जीरो है। ये ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पर एक जो है वो पहली वेव फॉर्म है, अगर हम इसकी आवाज निकालने की कोशिश करें, इस तरह अगर आवाज निकलती है, और दूसरी की है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है, वो थोड़ा सा मध्यम होगी, यानी उसकी जो है वो लाउडनेस थोड़ी सी कम है, ऊपर वाली की जो है वो ज्यादा है। अब जब ये दोनों आपस में मिल गई हैं, तो उसके नतीजे में हमको क्या मिल रहा है, कहीं पर लाउडनेस ज्यादा मिल रही है, कहीं पे कम मिल रही है, तो फिर इसमें क्या होगा, अगर हम पहले की बात करें, पहले वाली के हिसाब से कैसे आवाज आएगी, फिर लाउडनेस कम होगी, तो इस तरह की जो है वो हमें एक सीरीज मिलेगी कि जिसमें कभी जो है वो मैक्सिमम लाउडनेस आ रही होगी, और कहीं पर जो है वो लाउडनेस बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है जिसमें फ्रीक्वेंसीज का मिसमैच है, ये वैसे डेफिनेशन हमने शुरू में भी देखी थी कि उसमें जो है वो एम्पलीट्यूड वगैरह और वेवलेंथ वगैरह स्पीड वगैरह बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, लेकिन उसमें डायरेक्शन भी सेम होती है, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसीज डिफरेंस हो तो उसको हम बोलते हैं बीट्स। तो यही जो है वो बीट्स की डेफिनेशन है। अ, अभी हम जो है वो इसको डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, जब ऐसी दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट हो, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ओवरलैप, जब वो आपस में मिलती हैं, ईच ओवरलैप ईच अदर, देयर इज अ periodic वेरिएशन ऑफ साउंड बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस विच इज कॉल्ड एज बीट्स। तो उनकी जो है वो आवाज के अंदर जो है वो एक मैक्सिमम और मिनिमम की जो है वो लाउडनेस आती है, कहीं पर वो मैक्सिमम हो जाती है, कहीं पर जो है वो मिनिमम हो जाती है। अब दो ट्यूनिंग फोक्स हैं हमारे पास। ट्यूनिंग फोक क्या होता है, ये एक आला होता है जिसको हम रबड़ पैड के ऊपर मारते हैं, तो उसमें से जो है वो आवाज निकलती है। अब अगर दोनों की जो है वो 32 है, मिसाल के तौर पर ये जो सारा पैराग्राफ है इसमें यही बात लिखी हुई है कि अगर दोनों की 32 है, अगर हम दोनों को जो है वो रबड़ पैड पर इकट्ठे मारते हैं, अब उनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो वहां पर बीट की वैल्यू जो है वो कोई भी नहीं होगी, और हम दोनों को और दोनों के मारने से जो है वो हमको एक ही जैसी आवाज आएगी, और उसमें जो है वो लाउडनेस कहीं पर भी कम नहीं होगी। लेकिन जो नीचे वाला है जिसकी हमने डायग्राम से समझा भी है, अगर एक की जो है वो 32 है, दूसरे की जो है वो 30 है, तो उससे जो है वो किस तरह की आवाज जनरेट होगी, ये जो है वो हम ऑलरेडी तफसील से जो है वो देख सके। इसमें भी यही बताया गया है कि एक है जिसकी 32 है, दूसरे की 30 है, फिर इन तीनों का जो, इन दोनों का सुपरपोज होने से जो रिजल्ट आया, तो वहां पर जो है वो किस तरह मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स मिलते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं जी, आफ्टर
1.4 second, the displacement of the wave due to one tuning fork is opposite to the displacement of the wave due to the other tuning fork, resulting in minimum displacement at y1 has faint sound or no sound is heard. अब जो है वो ये इस पॉइंट की बात हो रही है कि यहाँ पर जो है वो एक की क्रस्ट थी, दूसरे की ट्रफ थी, तो वहां पर जो है वो मिनिमम साउंड हमको जो है वो सुनने में मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर यही जो है वो चीजें बार बार बताई गई हैं कि इनके अंदर जो है वो जितना डिफरेंस होगा उसको जो है वो हम बीट्स बोलते हैं। दस ड्यूरिंग 1 सेकंड वी ऑब्जर्व टू फेंटेस्ट साउंड्स आर टू लाउडेस्ट। तो 2 सेकंड के अंदर जो है वो हमको या तो दो दफा मध्यम आवाज सुनाई देगी और या दो दफा जो है वो लाउडेस्ट आवाज जो है वो सुनाई देगी। एज दैट डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू ट्यूनिंग फोक्स इज आल्सो जो है वो 2 हर्ट्ज। ये यहाँ पर गलती से 4 लिखा हुआ है, 32 में से 30 निकाला तो 2 हर्ट्ज बचता है। सो वी फाइंड आउट दैट द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू। तो बीट्स जो है वो होता क्या है कि जितना जो है वो उन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ रहा है उतना जो है वो बीट्स के बराबर होता है। ये देखें नंबर ऑफ बीट्स, ये जो है वो जो ज्यादा है मैक्सिमम माइनस जो है वो मिनिमम, 32 माइनस 30, तो इसकी बीट्स की वैल्यू क्या है जी 2। However, when the difference between the frequencies of the two sounds is more than 10 hertz, और अगर जो है वो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो 10 हर्ट्ज से ज्यादा आ जाए, तो वहां पर जो है वो फिर मैक्सिमम और मिनिमम नहीं, बल्कि हमें जो है वो वहां पर कुछ समझ ही नहीं आएगी, कुछ भी पल्ले जो है वो नहीं पड़ेगा। इट बिकम डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द बीट्स। तो वहां पर जो है वो बीट्स को रिकॉग्नाइज करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या है, ये जो है वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स को जो है वो डायग्राम के जरिए समझाया गया। ये तो जो है वो हमने ऑलरेडी भी मैंने आप लोगों को तफसील से बताया था कि जब जो है वो एक सोर्स से जब मीडियम जिस सम्मत में जो है वो हमने हरकत दी है, वाइब्रेशन जो है वो उसी सम्मत में हुई है और एनर्जी भी ट्रांसफर उसी सम्मत में हो रही है, एंगल का डिफरेंस जो है वो जीरो है, तो वहां पर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी और उनके अंदर जो क्रस्ट और ट्रफ होंगी उनको हम कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का नाम देते हैं। और दूसरा ये जो है वो ट्रांसवर्स है, इनके अंदर जो है वो जो मटेरियल मीडियम है उसको हम जो है वो ऐसे हरकत देते हैं, जबकि वेवफॉर्म जो है वो इस सम्मत में ट्रेवल करने लगती है। दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो ये जो है वो लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। इनका एम्पलीट्यूड, इसको जो है वो हम क्रस्ट और ट्रफ के, इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड्स हैं उनको हम जो है वो क्रस्ट और ट्रफ कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू वेव्स इज टर्म्ड एज बीट फ्रीक्वेंसी। अब उन दोनों की फ्रीक्वेंसीज के अंदर जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं जी, बीट फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर जो है वो ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक छोटी सी टॉपिक है, ये जो है वो स्मार्ट सिलेबस में स्किप करवाया हुआ है। तो बाकी है जी आज वाले टॉपिक में लास्ट पर जो है वो एक एग्जांपल है, द टू ट्यूनिंग फोक्स एग्जिबिट्स बीट एट अ बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन फोक इज 256 हर्ट्ज। अब एक फोक है उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 256 हर्ट्ज, और उनकी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी उनकी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस जो है वो कितना है, 3 हर्ट्ज। अब इसका मतलब है एक की जो है वो 3 हर्ट्ज दूसरी से ज्यादा है। अब इट्स फ्रीक्वेंसी इज देन लोअर्ड स्लाइटली बाय एडिंग अ बिट ऑफ वैक्स टू वन ऑफ इट्स प्रोंग्स। अब अच्छा, अब दोनों की जो है वो पहले आप समझे कि सेम थी, पहले जो है वो उनमें 3 का डिफरेंस था, पहले उनमें 3 का डिफरेंस था, उनकी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 3। अब हमने जो है वो एक जो थी उसको ऊपर जो है वो हमने वैक्स वगैरह लगा दी है, जिससे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो गई है। तो कम होने के बाद जो है वो इसकी इनके दरमियान जो बीट फ्रीक्वेंसी जो थी उसके दरमियान जो डिफरेंस था वो कितना बच जाता है, 1 हर्ट्ज। तो डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फोर्क। अच्छा, इसमें क्या है, वो कह रहे हैं जी दो फ्रीक्वेंसीज की ट्यूनिंग फोर्क्स हैं, एक की वैल्यू है 256 और दोनों के दरमियान फर्क कितने का है, 3 हर्ट्ज का। अब हमने जो है वो वैक्स वगैरह लगा दी है एक के ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो है वो कम होकर सिर्फ 1 हर्ट्ज रह गया। तो आप दूसरे की फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करें कि वो कितनी होगी, जहां पर ये वाला डिफरेंस जो है वो सिर्फ जो है वो 1 हर्ट्ज रह गया है। अच्छा जी, बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ वन, पहली की तो उसने जो है वो हमको बताई हुई है 256 हर्ट्ज है। तो बीट फ्रीक्वेंसी बिफोर लोडिंग या जो वैक्स हमने लगाई है उससे पहले उनके दरमियान कितना डिफरेंस था, 3 का। तो ये वैक्स वगैरह लगाने के बाद कितना डिफरेंस रह गया जी, 1 का। ये तो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है।
अब फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फोर्क जो हमने कैलकुलेट करनी है F2। अब ये देखें जी, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू प्लस माइनस एन के, तो वो जो है वो प्लस माइनस एन के बराबर है। अब यहाँ पर F2 जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है, F2 दूसरी जानब चला जाएगा, प्लस माइनस एन जो है वो F1 वाली साइड पे आ जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू आ गया F1 प्लस माइनस एन। यहाँ पर जो है वो अगर हम वैल्यूज पुट करें F1 है जी 256 हर्ट्ज, प्लस माइनस इनके दरमियान जो डिफरेंस है एन वो कितना है जी 3 हर्ट्ज, जो हमें पहले ऑलरेडी जो है वो गिवन है। अच्छा, अब इसमें जो है वो तीन या ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो हम जो है वो ऐड भी कर लेते हैं माइनस भी कर लेते हैं। जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 259, और जब हमने माइनस किया तो 253 हर्ट्ज। अब हमने करना क्या है, हमने एक ऐसा सिनेरियो देखना है जिसमें उनके दरमियान डिफरेंस जो है वो सिर्फ 1 हर्ट्ज का बच जाए। हमने दूसरी फ्रीक्वेंसी, अब 259 है 253 है, इन दोनों में से वो वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो करेक्ट होगी जिसके ऊपर इन दोनों का डिफरेंस कितना बच जाए 1 हर्ट्ज। तो अब हम पहले केस को देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 259 हर्ट्ज हो, लेट अस कंसिडर 259 हर्ट्ज एज करेक्ट आंसर। हम तस्वर जो करते हैं कि 259 जो है वो सही आंसर है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फोर्क। अच्छा, व्हेन फर्स्ट फोक इज लोडेड विद वैक्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फोक मस्ट फॉल बिटवीन 200 बिलो 256। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब हमने जो है वो उसके ऊपर वैक्स वगैरह लगाई तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 256 जो हमें पहले ऑलरेडी गिवन थी, उसके ऊपर जो है वो हमने फोक्स ये जब वैक्स लगाई तो उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी कम होके 256 से आप समझे 255 जो है वो 254 पर आ गई है। एंड दस द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड विल इंक्रीज। अब देखें, ये वाली फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 259, उसके ऊपर जब वैक्स अप्लाई हुई तो वो फ्रीक्वेंसी कम होके कितने पे आ गई 254 पे। अब इसकी है 259, उसकी है 254, अगर हम इसकी बीट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल तो वो कितनी निकल आएगी 5। तो पहले तो 3 थी, उसके बाद जो है वो अब जब हमने निकाली है तो वो कितनी निकली है जी, अब तो 5 निकली है, वो तो मजीद बढ़ गई है। हमने कहा ऐसा आंसर होना चाहिए जिसके अंदर बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 आए, यानी दोनों के दरम्यान डिफरेंस 1 का आए। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 253 हर्ट्ज वाले की, तो इसमें फिर क्या होगा। अच्छा, अगर 253 है वो 256 से कम होकर जो है वो 255 या 200 जो है वो 54 पर आ गई है। तो 254 में से जब हम ये 253 को निकालेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 हर्ट्ज या बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 हर्ट्ज के बराबर आ जाएगी। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है जी 253 हर्ट्ज। अच्छा जी, आज के लिए यही बस, तो छोटे छोटे टॉपिक्स थे ये, जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के वाले से जो है वो अहम थे। थैंक यू।